गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सर्वप्रथम दृष्टिकोण आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे 17वीं बीपीएससी के लिए हिस्ट्री, बिहार और करंट अफेयर्स से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के दौरान संबंधित प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे जो संभावित हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग जरूरत के हिसाब से लिख लेंगे काफी यूजफुल होगा। और इस 3 पार्ट से हिस्ट्री, बिहार और करंट अफेयर्स से लगभग 150 में 70 क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये मेजर पार्ट आपका कवर भी करेगा। ठीक है, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है दक्षिण भारत में प्रचलित मान्य अनुदान किसे प्राप्त था। तो दक्षिण भारत में प्रचलित मान्य अनुदान शैक्षणिक संस्थान को, सैनिक विधवा को, वरिष्ठ अधिकारियों को या मठ को। ध्यान रखिएगा कि ये मूल रूप से प्राप्त था किसको? सैनिकों की विधवाओं को प्राप्त था। और ये साउथ इंडिया में कब? संगम पीरियड से ही प्रचलन में आ गया है, संगम काल से ही प्रचलन में आ गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है वैदिक काल में गुणकर्म ही वर्ण निर्धारण का आधार था। इसकी जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल से प्राप्त होती है? आपके सामने विकल्प है 4th, 5th, 7th और 9th मंडल। आपको तो पता ही होगा कि ऋग्वेद के 10th मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ, और इसी शूद्र शब्द के उल्लेख के साथ चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र इसी में होता है। ठीक है, यानी 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां? ऋग्वेद के 10th मंडल के पुरुष सूक्त में। और उस वक्त वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? गुणकर्म, योग्यता, एबिलिटी, प्रतिभा के आधार पे जो व्यक्ति जिस कर्म का चयन करता था उस कर्म के आधार पे उसके वर्ण का निर्धारण होता था। इसकी जानकारी मिलती है 9th मंडल से। ठीक है, कि गुणकर्म ही वर्ण निर्धारण का आधार था। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है। मान लिया जाए ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मैं कारू हूं, मेरे पिता भिक्षक हैं, मेरी मां आटा पीसती है। इस स्टेटमेंट का जिक्र कहां हुआ है? 9th मंडल। यानी एक ही परिवार में विभिन्न वर्ण के लोग साथ साथ रह रहे हैं, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निर्वासित और अनिर्वासित के रूप में शूद्रों का 2 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया? यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि निर्वासित शूद्र का मतलब क्या होता है। निर्वासित शूद्र का मतलब हुआ कि जो द्विज से अलग रहे, द्विज दोहरा जन्म जिसका होता है, जिसका उपनयन संस्कार होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, यानी जिन लोगों से ये अपवित्र नहीं होते वो क्या है? अनिर्वासित शूद्र। और ये लोग अगर किसी शूद्र से क्या होते हैं? अपवित्र हो जाते हैं, मतलब क्या? वो निर्वासित शूद्र है। तो ये शूद्रों का वर्गीकरण निर्वासित, अनिर्वासित के रूप में किसने किया है? याद रखिएगा, पाणिनि ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, स्कंदगुप्त के काल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार उसके किस गवर्नर ने करवाया? आपके सामने विकल्प है परमदत्त, चक्रपालित, सुविशाख और पुष्यगुप्त। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो सुदर्शन झील का जिक्र है आप लोग कई बार पढ़े होंगे। क्या? जूनागढ़ लेख, है ना? जूनागढ़ लेख, इसी को गिरनार लेख, है ना? कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्राचीन काल में संस्कृत में खुदा हुआ पहला लेख कौन? तो संस्कृत में खुदा हुआ पहला लेख जूनागढ़ लेख ही है, गिरनार लेख ही है, दोनों एक ही है। और ये लेख किसका है? ये लेख है रुद्रदामन का, है ना? याद रखिएगा, लेख किसका है? रुद्रदामन का है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सा लेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नाम का उल्लेख हुआ है? वो भी लेख कौन है? जूनागढ़ लेख। क्यों? इसका सब्जेक्ट मैटर है सुदर्शन झील, ध्यान रखिएगा। और इसमें जिक्र है कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उसका गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आ गया। आगे लिखा हुआ है कि अशोक के काल में उसका गवर्नर तुफास्प ने सुदर्शन झील का रिपेयर करवाया, जीर्णोद्धार करवाया, मतलब अशोक के नाम का जिक्र हुआ। आगे रुद्रदामन के काल में सुविशाख ने उस झील का पुनर्निर्माण करवाया। और आगे जब ये एरिया आ गया गुप्तों के अंतर्गत, स्कंदगुप्त का काल था, तो स्कंदगुप्त के काल में
स्कंदगुप्त का गवर्नर कौन था? चक्रपाली था, जिसने इस झील को रिपेयर करवाया। ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रखना है कि इस एरिया का चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त, अशोक का गवर्नर तूफास्ट, रुद्रदामन का गवर्नर सुबिशक, और किसका स्कंदगुप्त का गवर्नर कौन? चक्रपाली, जिसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, लिखा हुआ बिहार के नवादा जिले से प्राप्त अप्सर अभिलेख, अप्सर अभिलेख किस उत्तर गुप्त शासकों का है? अब उत्तर गुप्त मतलब ये नहीं समझिए कि गुप्त काल के अंतिम दौर का शासक, नहीं, गुप्तों के सामंत थे। इन लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पे सत्ता स्थापित कर दी। ये क्या कहलाते हैं? उत्तर गुप्त शासक कहलाते हैं, जिनकी राजधानी कहां थी? जिनकी राजधानी थी गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इनकी राजधानी कहां? गया। इस वंश का पहला शासक था कृष्णगुप्त प्रथम। इस वंश का पहला शासक था कृष्णगुप्त प्रथम, और इसी वंश का 12वां शासक था आदित्य सेनगुप्त, जिसका ये अप्सर लेख है। अप्सर कहां है? नवादा डिस्ट्रिक्ट में। इस लेख से आदित्य सेनगुप्त की वंशावली की भी जानकारी मिलती है और आदित्य सेनगुप्त की उपलब्धियों की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र में वर्णित अदेव मात्रिक भूमि का संबंध है। नहीं, अर्थशास्त्र में कई प्रकार की भूमि का जिक्र हुआ है, क्योंकि आपको भी लगता होगा कि हर एक जगह इतना सभी भूमि में खेती हो जरूरी तो नहीं। कुछ भूमि ऐसा होगा जो उपजाऊ होगा, कुछ अनुपजाऊ होगा, कुछ भूमि में घर बने हुए हो सकते हैं, कहीं चारागाह हो सकता है, कहीं बिना सिंचाई की खेती होती होगी, यानी कहने का मतलब कृत्रिम सिंचाई का साधन नहीं होगा, कहीं वर्षा जल से खेती होती होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार अदेव मात्रिक भूमि वो भूमि है जहां बगैर वर्षा की खेती होती हो, बगैर वर्षा की खेती होती हो, कहने का मतलब उस एरिया में कृत्रिम सिंचाई का बंदोबस्त हो, वैसी भूमि को ही हम क्या कहते हैं? अदेव मात्रिक भूमि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है कि प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित 8 प्रकार के विवाह में प्रजापत्य विवाह क्या है? एक तो याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि एंशिएंट दौर में 8 प्रकार के विवाह का आगमन कब हुआ। याद रखिएगा, 8 प्रकार के विवाह का आगमन होता है कब? पोस्ट वैदिक पीरियड में। ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक काल में नहीं है, उत्तर वैदिक काल में नहीं है। कब आया? 6th सेंचुरी BC में, बुद्ध काल में, या पोस्ट वैदिक पीरियड में, है ना। अब क्वेश्चन यह बन सकता है कि 8 प्रकार के विवाह का पहली बार जिक्र कहां हुआ? तो याद रखिएगा, एक सूत्र साहित्य है, उसका नाम है आपस्तंभ गृह सूत्र, जिसमें 8 प्रकार के विवाह का पहला जिक्र हुआ है। ठीक है, और 8 प्रकार के विवाह में प्रजापत्य विवाह क्या है? तो यहां पे आपका दिया हुआ लड़की का विवाह पुरोहित से नहीं, लड़की का विवाह योग्य वर से, यानी पिता लड़की के लिए योग्य वर का चयन करता है, यही क्या कहलाता है? प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो आपके सामने प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता जिस विद्वान से प्रभावित था वह कौन था? याद रखिएगा कि पुलकेशिन द्वितीय कौन शासक है? ये चालुक्य शासक है। ध्यान रखिएगा, चालुक्य शासक है। पुलकेशिन द्वितीय के काल में एक विद्वान है जिसका नाम है रविकृति, है ना। रविकृति द्वारा लिखित लेख क्या है? ऐहोल प्रशस्ति लेख है। इसमें पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा का जिक्र है। यही लेख है जिससे यह पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया, और रविकृति जब लिखता है तो बताता है कि वो कालिदास और भारवी दोनों से प्रभावित है, दोनों की शैली से प्रभावित है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, निम्न में से किस पुस्तक से शाक्त मतावलंबियों और कपालिकों के क्रियाविधियों की जानकारी मिलती है? शाक्त मतावलंबी कहने का मतलब है कि जो शक्ति की उपासना करते हैं। कपालिको शैव धर्म का संप्रदाय है, कहने का मतलब शाक्त मत हो या शैव मत हो, जो तांत्रिक तंत्रवाद का आगमन होता है तो आप देखते क्या है कि कपालिक या कुछ शाक्त मतावलंबी ये श्मशान सेवन करते हैं, श्मशान में जाकर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, तमाम प्रकार का घृणित कार्य करते हैं।
नरभस्म का लेपन शरीर पर करते हैं, नरमुंड में खाना खाते हैं, नरमुंड में पानी पीते हैं, सूरा का सेवन करते हैं, है ना। तो इनकी तमाम एक्टिविटी का वर्णन किसमें हुआ है? याद रखिएगा, मालती माधव पुस्तक में हुआ है। और ये रचना किसकी है? भवभूति की है। ठीक है, ये रचना किसकी? भवभूति की। ये रचना महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये सभी भवभूति की रचना ही है दोनों। और मुद्रा राक्षस तो आपको पता ही है, ये रचना किसकी है? विशाख दत्त की है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कपालिकों के क्रियाकलाप का वर्णन भवभूति ने किसमें किया है? मालती माधव पुस्तक में किया है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो आपका प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति दी? ये गया का शासक है मेघवर्मन। ये गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करना चाहता है, इसलिए तत्कालीन शासक किससे? आपका समुद्रगुप्त से परमिशन लेता है और गया में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, समुद्रगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, बरहमा, भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्न में से कौन है? दूसरा सबसे बड़ा स्थल, लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन क्या? भारत स्थित। ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता से नहीं पूछता, क्योंकि ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता का विस्तार तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी है ना, सिंध में भी है, भारत में भी है। सिर्फ यहां पूछ रहा है भारत स्थित दूसरा सबसे बड़ा स्थल। याद रखिएगा, ओवरऑल अगर हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। देन बड़ा स्थल कौन है? हड़प्पा। देन बड़ा स्थल कौन है? गनवेरी वाला। और तब बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। और तब बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा। याद रखिएगा, अब अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल भारत का पहला बड़ा स्थल राखी गढ़ी हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? धौलावीरा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा। ठीक है, चल अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के संस्थापक सदस्य एओ ह्यूम के जीवनीकार निम्नलिखित में से कौन थे? आपके सामने विकल्प है लॉर्ड डफरिन। याद होगा लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस वक्त क्या हुआ करते थे? वाइसराय हुआ करते थे, है ना। बी, वेडरबर्न। मेन जो थे लेखक, उनका नाम क्या है? वेडरबर्न। याद रखिएगा, वेडरबर्न ये कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। जॉर्ज यूल, इन्होंने भी फर्स्ट विदेशी जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। अल्फ्रेड वेब, इन्होंने भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। लेकिन एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है? तो वेडरबर्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? आपको सोचना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1837 में स्थापित होता है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, याद रखिएगा, हाँ, ए लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये 1837 में स्थापित होता है। भारत का आप कह सकते हैं फर्स्ट पॉलिटिकल संस्था। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर, सही है। दूसरा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कौन? दादा भाई नौरोजी। कब? 1866 में इन्होंने लंदन में यह संस्था स्थापित की थी, इसका मतलब यह भी सही है। तीसरा जो आपका है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कब? 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यह भी सही है। लास्ट है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, इसका मतलब यह सही है आंसर आपका। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है? इसके फाउंडर हैं एस.एन. बनर्जी। याद कीजिएगा 1885 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उस वक्त इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी अधिवेशन कलकत्ता में चल रहा था। यही वजह था कि एस.एन. बनर्जी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन का प्रथम गायन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? आपके सामने है 1896 कलकत्ता अधिवेशन, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, 1911 कलकत्ता अधिवेशन, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। याद रखिएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? हो सकता है यह भी आपका क्वेश्चन बन जाए कि भाई इसके अध्यक्ष कौन, तो याद रखिएगा कि कौन थे? पंडित बिशन दास। ठीक है, पंडित बिशन नारायण इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो याद रखिएगा पंडित
विशन नारायण, है ना। इसी में पहली बार जनगण मन का गायन हुआ था। और जो पहला आपका है कौन, 1896, तो आपको ध्यान में रखना है कि 1896 में क्या हुआ था, वंदे मातरम का गान हुआ था, है ना। 1917 फर्स्ट महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कौन, एनी बेसेंट, है ना। सब महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को मंजूरी दी गई था कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज घोषित किया गया? आपको पता ही है, ए कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। और आपको पता होगा गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली। इसी मंजूरी के बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे, है ना। ये आपको पता होगा। इसी में पहली बार मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, है ना। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा है। अध्यक्षता किया था किसने, वल्लभ भाई पटेल ने। और फैजपुर अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र का फर्स्ट अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, पता ही होगा, 13 सूत्री कृषि कार्यक्रम। नहीं, लाहौर अधिवेशन कब, 1929 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई थी, आपको मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, लाला लाजपत राय ने अपनी किस पुस्तक में कांग्रेस की स्थापना संबंधी सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत प्रस्तुत किया? सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाजपत राय ने नहीं, कि भाई एओ ह्यूम ने कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों को जोड़कर कांग्रेस संस्था को स्थापित कर दिया कि जब कभी भी ब्रिटिश सत्ता पे किसी प्रकार की आंच आई, ये कांग्रेस बचाने का काम करेगी। नहीं, इसीलिए लाजपत राय ने कहा क्या कि ये जो कांग्रेस है ये डफरिन की दिमागी उपज है ना। ये सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था लाजपत राय ने यंग इंडिया में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो आप देखते हैं अनहैप्पी इंडिया, ये भी लाजपत राय की रचना है, दुखी भारत भी लाजपत राय की रचना है, और पंजाब केसरी लाजपत राय का टाइटल है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लिखित में से कौन सुमेलित है? याद कीजिएगा, कौन सुमेलित है पूछ रहा है। कौन सुमेलित है? रस्तगुप्ता, रेशन बनर्जी, हो ही नहीं सकता है। रस्तगुप्ता कौन? दादा भाई नौरोजी, आपको भी पता है ना। दूसरा अगर देखा जाए, बंगाली के राइटर है एस एन बनर्जी, नौरोजी हो ही नहीं सकते। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये रमेश चंद्र दत्त का नहीं है, ये दादा भाई नौरोजी का, ये भी गलत है। लेकिन स्ट्रे फेदर्स, ये रचना एओ ह्यूम की है, ये सही है। स्ट्रे फेदर्स में एओ ह्यूम भारत की तमाम पक्षियों का वर्णन करता है, तमाम पक्षियों की रिपोर्ट को लिखता है, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड आपने सुना होगा कि अरविंद घोष ने इस पंपलेट के जरिए क्रमबद्ध रूप में उदारवादियों की आलोचना की है ना। तो किसका है? अरविंद घोष का है, ध्यान रखिएगा, सॉरी अरविंदो घोष का है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कर्जन के काल में। कर्जन ने लोगों को जानकारी 1903 में ही दे दी थी कि भाई वो बंगाल का विभाजन करना चाहता है, और आगे हम लोग पढ़ते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। लेकिन पूछ रहा है प्रथम विभाजन कब? प्रथम विभाजन 1874 में हुआ, जब बंगाल से आसाम को अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, खेरा आंदोलन जिसका नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने, वहां किस स्थानीय नेता के द्वारा कर रोको आंदोलन चलाया जा रहा था? यह खेरा आंदोलन 1918 आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी को वहां सफलता भी मिली थी खेरा में। यह आंदोलन कृषकों का आंदोलन था, मालूम ही होगा। इस एरिया में तंबाकू की खेती होती थी, कपास की खेती होती थी, उपज प्रभावित हुआ, फिर भी ब्रिटिश हुकूमत ने लगान वसूली की कोशिश की। इसीलिए किसानों में क्या था? असंतोष था। महात्मा गांधी की लीडरशिप में आंदोलन हुआ। लेकिन पूछ रहा है कि वहां पहले से कर रोको आंदोलन कोई स्थानीय नेता चला रहा था? तो याद रखिएगा, मोहनलाल पांड्या उस क्षेत्र में कर रोको आंदोलन चला रहे थे, उस एरिया के स्थानीय लीडर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है कि बिहार जाति जनगणना के तहत कितनी जाति और कितने धर्म मानने वालों की गई? कहने का मतलब आप लोगों ने बिहार जाति जनगणना का रिपोर्ट देखा, उसे प्रकाशित किया गया महात्मा गांधी जयंती के अवसर पे 2 अक्टूबर 2023, आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना। और
उसमें कितनी जातियों की गणना हुई, उसमें कितने धर्मावलंबी थे? याद रखना है 215 जातियों की गणना हुई थी और उसमें 6 धर्मावलंबी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है बिहार से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार निम्न में से कौन है? प्रथम अंग्रेजी अखबार निम्न में से कौन है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, कौन हो सकता है? याद रखिएगा 1872 में 1872 में आपका द बिहार हेराल्ड प्रकाशित हुआ। बाबू गुरु प्रसाद सेन का ये क्या है? पत्र है, और यही बिहार से प्रकाशित होने वाला फर्स्ट अखबार है, ध्यान रहेगा। और बंगाल गजट तो आपको पता ही है कि भारत का फर्स्ट इंग्लिश अखबार बंगाल गजट। आप हिक्की का नाम सुनते होंगे, अगस्टस हिक्की। ठीक है, लेकिन पूछा है बिहार का पहला मदरलैंड, मदरलैंड के बारे में भी पता होगा, ये मजहरुल हक का पत्र है। ठीक है, और सर्चलाइट सैयद हैदर हुसैन का पत्र है, सर्चलाइट सैयद हैदर हुसैन, ध्यान रखिएगा। चल, आपका आंसर क्या है? याद रखना है द बिहार हेराल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान द्वारा निर्मित विश्व शांति स्तूप कहां निर्मित हुआ? कहां निर्मित हुआ? ध्यान रखिएगा, कहां? राजगृह में। विश्व शांति स्तूप राजगृह में निर्मित हुआ। राजगीर का आपका रत्नागिरी पहाड़ी है, तो यहीं पे यह निर्मित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में, चलिए सही है। इस संस्था के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण फूलक प्रसाद वर्मा, यह भी सही है ना? चलिए, इस संस्था के सचिव बने जयप्रकाश नारायण, यह भी सही है। पूछ रहा है कौन गलत है, तो इस संस्था की स्थापना गया में नहीं हुई, इस संस्था की स्थापना कहां हुई? पटना। ठीक है, यह गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि कायस्थ समाचार मासिक पत्रिका निम्न में से किसकी थी? कायस्थ समाचार मासिक पत्रिका महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण, मजहरुल हक। याद रखिएगा कि कायस्थ समाचार पत्रिका किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा का है। और याद रखिएगा कई बार पूछा है बिहार टाइम्स या बिहारी साप्ताहिक पत्रिका किसकी है, तो यह भी सच्चिदानंद सिन्हा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वैदेशिक आय का स्रोत है, यानी विदेशी आय ज्यादा प्राप्त होता है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ ही है, क्या है? सीवान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है बिहार में बापू टावर की स्थापना कहां की गई? ये फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। और ये आपका कहां है? याद रखिएगा गर्दनी बाग में है, गर्दनी बाग में है। 1600 स्क्वायर फुट में बना हुआ 6 मंजिली इमारत है जिसमें कॉपर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी दूसरे तरीके से लेकिन पूछा हुआ है। बिहार के किस क्षेत्र में सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की आगाज हुई? मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछे 1857 के विद्रोह की शुरुआत बिहार में कहां हुई, तो आप सभी लोग जानते हैं देवघर में, रोहिणी, है ना। रोहिणी में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून। आंसर क्या हो जाएगा? डी, रोहिणी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। पेपर किसका है नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र के संपादक। यह अखबार तो था सच्चिदानंद सिन्हा का, लेकिन इसके संपादक थे कौन? इसके संपादक थे महेश नारायण, ध्यान रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी हिज लाइफ एंड थाउट के रचयिता कौन? गांधी हिज लाइफ एंड थाउट के रचयिता कौन है? यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और याद रखिएगा कि इसके जो रचयिता है उनका नाम है जेबी कृपलानी, यानी ये बुक किनकी है? जेबी कृपलानी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है अब आपका आ गया करंट का एरिया। मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया? मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया? यानी जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक यह अभियान चलता रहा है और शुरू किया था माननीय नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री। मोटो क्या था? मोटो था वीर शहीदों के सम्मान में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यानी देश के विभिन्न क्षेत्रों से क्या हुआ? अमृत कलश मंगाया गया।
लगभग 85-100 अमृत कलश आया, ठीक है, और उसी अमृत कलश से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण हुआ। ध्यान रखना है, आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है राइनो टास्क फोर्स किससे संबंधित है? राइनो टास्क फोर्स किससे संबंधित है? ये इवेंट है सितंबर 1923 का, ठीक है, और ये राइनो टास्क फोर्स का जो गठन किया गया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि बिहार सरकार को बाघ संरक्षण में काफी फायदा मिला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो बिहार सरकार को लगा कि भाई छिटपुट जहां भी गैंडा है उस गैंडा को भी एक बेहतर माहौल देना चाहिए ताकि गैंडा की संख्या में भी बढ़ोतरी हो। इसी के लिए एक जगह फिक्स किया गया, कहां? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। और आपको पता है कि विश्व का सर्वाधिक एक सिंह का गैंडा भारत में ही, ठीक है, और भारत में अगर सर्वाधिक है तो कहां है? वो आपको काजीरंगा आसाम में सर्वाधिक है। छिटपुट अगर कहीं कहीं गैंडा है उसको लाकर बिहार, मतलब कि आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक बेहतर जगह, बेहतर वातावरण देने की कोशिश की जा रही है, और इसी के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? गैंडे का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृत वृक्ष आंदोलन किसने प्रारंभ किया? 8 जून 2023 का इवेंट है ना। ये प्रारंभ हुआ कहां? असम में। असम में प्रारंभ हुआ, आपने सुना होगा, हेमंता बिश्वा शर्मा ने इसकी शुरुआत की और उनका टारगेट था क्या? उनका टारगेट था 1 करोड़ वृक्षारोपण। मोटो हरियाली, मोटो पर्यावरण संरक्षण। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में जागरूकता अभियान और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट भी हो, यह भी मोटो है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्या? आसाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस राज्य ने बायोडायवर्सिटी ऑफ मायम विलेज की शुरुआत की? किस राज्य ने क्या बायोडायवर्सिटी ऑफ मायम विलेज की शुभारंभ की? याद रखिएगा, बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज की शुरुआत की। याद रखना है, आंसर क्या होगा? गोवा। यह पहला ऐसा स्टेट है या गांव है मायम जहां बायोडायवर्सिटी एटलस का निर्माण हुआ। और आपको पता होगा कि वहां के सीएम हैं प्रमोद सावंत। उन्होंने घोषणा किया कि गोवा के हर एक पंचायत का बायोडायवर्सिटी एटलस का निर्माण करवाया जाएगा। कितने पंचायत का? तो याद रखना है 191 पंचायत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एयर इंडिया का नया लोगो क्या है? ये आपका 10 अगस्त 2023 का इवेंट है ना। 10 अगस्त 2023 का इवेंट है और इसका लोगो क्या है? द विस्टा। इसका लोगो है द विस्टा, जो असीमित संभावनाओं का प्रतीक है, ये प्रगति का प्रतीक है। इसमें आप देखते क्या है, लोगों में लाल नीला कलर का इस्तेमाल हुआ है, गोल्डन फ्रेम वाले खिड़की का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कौन था? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, सेबी, जिसके कुल मेंबर की संख्या 9 होती है और इसमें 4 मेंबर ऐसे होते हैं जो पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। अभी अभी इनका सिलेक्शन जो हुआ है उसमें नाम किसका है? कमलेश वार्ष्णेय और अमरजीत सिंह पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, मतलब कि इनकी नियुक्ति हुई है। या हो सकता है, पूछ सकता है कि अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है? ध्यान रखना है, माधवी पुरी बच्च। माधवी पुरी बच्च सेबी के क्या है? अध्यक्ष है। चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को संयुक्त कर दिया? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या किया कि प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर को क्या किया? एक कर दिया। इसके पीछे उद्देश्य एक ही था कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन हो, यानी बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए इस सिस्टम को अपनाया गया। कब? जून 2023 में पीटीई, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, दोनों को मर्ज कर दिया गया। क्यों? वित्तीय संरक्षण के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है सत्य कथन का चयन करें। वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या 3925 है। चलिए दूसरा है वर्तमान में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में। आपको देखना है दोनों में से कौन सा कथन सही है। और आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक बाघ कहां, इंडिया में। अबाउट 70% बाघ कहां है, इंडिया में है। और अभी 2022 में कुल बाघों की संख्या कितनी थी, 3167। ठीक है, यही कुल बाघों की संख्या। इसका मतलब है ये गलत हो गया। और याद रखिएगा कि इंडिया के कुल बाघों का सर्वाधिक संख्या कहां है, मध्य प्रदेश में है, यह सही है। फिर कर्नाटक और उत्तराखंड, इसका मतलब बी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खनन प्रहरी ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यह फरवरी 2023 का इवेंट है। यह मुख्य रूप से कोयला मंत्रालय के द्वारा। खनन प्रहरी ऐप का मूल उद्देश्य है अवैध खनन पे नियंत्रण लाना, उस पर अंकुश लगाना और इस कार्य में नागरिकों की सहायता हासिल करना। वो इस ऐप के जरिए अवैध खनन की सूचना सरकार को दे सकते हैं, जिसे गोपनीय रखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला जो आपका प्रश्न है वो है क्या, 5वीं विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन सितंबर 2023 में कहां किया गया। याद रखिएगा बेंगलुरु। ये कहां किया गया, बेंगलुरु में किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो आयोजित हुआ है वो 25 सितंबर 2023 को हुआ है ना। 25 सितंबर 2023 को हुआ है। और इसमें कुल 77 देश, 77 कंट्री की कंपनियों ने भाग लिया। और ये जो आयोजन हुआ वो आयोजन किया गया अंतरराष्ट्रीय कॉफी संगठन के द्वारा। और इसमें शामिल है भारत का कॉफी बोर्ड, यानी कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्हीं दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन। याद रखिएगा गीतिका श्रीवास्तव 2005 बैच की आईएफएस हैं। इनके कार्य क्षेत्र का एक बड़ा टाइम जो गुजरा है वो चाइना में गुजरा है। अभी अभी आप कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला राजदूत जो कहां रिक्रूट की गई, पाकिस्तान, इस्लामाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है भारत लोकतंत्र की जननी की शुभारंभ किसने किया। भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल, भारत लोकतंत्र की जननी पोर्टल की शुरुआत किसने किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग या संस्कृति मंत्रालय। यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल। ठीक है, 8 सितंबर 2023 को शुरू किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि लगभग 7000 वर्षों का भारत का इतिहास चित्रित रूप में इसमें प्रेजेंट किया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन 16 भाषाओं में है। ठीक है, और ध्यान रखना है क्या, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। आंसर क्या होगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो आपका प्रश्न है आयुष्मान भव अभियान किसने शुरू किया। जनरली किसने शुरू किया, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। आयुष्मान भव अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगर पूछेगा किसने उद्घाटन किया तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। कब, 13 सितंबर 2023। 13 सितंबर 2023। ठीक है, मोटो क्या है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां लॉन्च की गई। नहीं, हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहां लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये पर्यावरण अनुकूल साधन है, लागत भी कम आता है। ठीक है, इको फ्रेंडली है। इसे पहली बार लॉन्च किया गया दिल्ली कर्तव्य पथ पर। दिल्ली कर्तव्य पथ पर लॉन्च किया गया। और याद रखिएगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने
इसे झंडा दिखाया, हरी झंडी दिखाई, इसकी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द एनसीआर में और 15 ऐसे बस को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, किस देश ने रणनीतिक परमाणु हमला पनडुब्बी हीरो किम उन ओके लॉन्च किया? ये परमाणु हमला पनडुब्बी है और इसे लॉन्च किया है उत्तरी कोरिया ने। नाम सुन के भी आपको लग रहा होगा, इसे शुरू किया उत्तरी कोरिया ने। उद्देश्य क्या है? ये अमेरिकी एशियाई देश के मुकाबला हेतु इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो यही इसका आपका आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग कल देखेंगे एक बार, है ना? ओके।